हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे। और एक बात ध्यान देना बेटा, हम लोग जो अपनी तैयारी करने वाले हैं वो पहले अनसॉल्व देखेंगे फिर सॉल्व देखेंगे। तो ये अपना जो मॉडल सेट पेपर का ये क्या है, अनसॉल्व है। मतलब कि इसमें हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है और कुछ प्रश्नों को नहीं सॉल्व किया है। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। सो प्लीज आप लोग जितने स्टूडेंट हैं तैयार कर लीजिएगा और वाईसीटी यूपी बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल बेटा आपका है और आपके लिए ही बनाया गया है। तो देन आपको बेटा क्या करना है, सहयोग करना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हम वाईसीटी की तरफ से हम लोग पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक आपको दिए हैं। चाहे आपका 12th का हो 10th का हो, 10th में हर एक विषय, चाहे इंग्लिश हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, या फिर हम बात करते हैं सर जी अपनी किसकी, वो सर बात करते हैं अपना गृह विज्ञान का। मतलब सभी के लिए हमने क्वेश्चन बैंक लाया है, चैप्टर वाइज लाया है आपका। साथ ही साथ मैंने आपका जो है पेपर वाइज लेकर आया है सोल्यूशन, जो पीवाईक्यू के हैं, और अनसॉल्व पेपर भी दिए हैं। सर कहाँ पे मिलेगा? आप वाईसीटी की प्राइम वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं, नहीं तो फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी आप खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बताइएगा। तो यहाँ पर है अपना बेटा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और हम लोग इसका कल क्या कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। पेपर में 70 नंबर का आपका पूरा पूरा रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। प्रारंभ जो 15 मिनट रहेंगे बेटा, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। मतलब ये जो 15 मिनट रहेगा आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, वैसे तो समय आपको 3 घंटे ही दिया जाता है, ठीक है ना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ तथा खंड ब है। खंड अ बेटा 1 नंबर का है, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको बेटा OMR सीट पर देना रहेगा। और खंड अ के प्रत्येक प्रश्न के निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर आपको बेटा देना रहेगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे आपको काटे नहीं, न ही इरेजर या व्हाइटनर का आपको प्रयोग करना है। आगे प्रश्न के अंक उसकी बेटा सम्मुख दिए रहेंगे। खंड जो ब रहने वाला है 50 नंबर का रहेगा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। और इस खंड में वर्णात्मक फर्स्ट, वर्णात्मक सेकंड तथा मानचित्र संबंधित क्या रहने वाले बेटा, 2 प्रश्न हमारे रहने वाले हैं। खंड ब में सभी प्रश्नों में उत्तर एक साथ ही आपको देना रहेगा। प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। जो प्रश्न आता हो उस पर आपको बेटा समय नष्ट नहीं करना है। और अगला है, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तक के साथ मजबूती से आपको बेटा संलग्न करना क्या है, आवश्यक है। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए एक मानचित्र अ, आपको दिया गया है, नौका ए और नौका बी लिखने के लिए है। और यहाँ पे बेटा क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपका होने वाला है हमारा खंड जो कि क्या रहने वाला है, वस्तुनिष्ठ रहेगा, यानी कि बोले तो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। क्या यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपने OMR उत्तर पत्रक पर आपको बेटा चिन्हित करना रहेगा, मतलब कि लगाना रहेगा, ठीक है ना। चलेगा। पहला बेटा प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि नीचे दिए गए X और Y कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए, जो कि पेपर में आया हुआ है। क्या यहाँ पे एक्स कथन है, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। और अगला है, सन 1789 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई है। फिर यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न हो गया उत्तर हमारा, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र और सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यानी कि हमारे ये दोनों सही हैं। और जो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था इसलिए हमारा सन 89 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, बिल्कुल नहीं, ये हमारा नहीं है। यानी कि हमारा दोनों तो सही है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र भी था और सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, लेकिन इसके वजह से क्रांति नहीं हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे बेटा दूसरा वाला, थोड़ा और जूम कर ले, क्या अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताइएगा, दिख रहा है ना। अगला क्या है यहाँ पे, सन 1771 में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट बेटा घोषित किया गया था? इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का या ब्रिटेन का? तो याद रखिएगा, सन 1771 में काइजर विलियम को प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। अगला यहाँ पे, कार्न लॉज समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था? जो कार्लाज समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि था, कृषि उत्पादों की अधिकता थी, मक्का में आयात का नियंत्रण था, या उद्योगपतियों का शहरी जनता का विरोध था?
तो कारण ला लॉज का समाप्त करने का प्रमुख कारण था बेटा उद्योगपतियों एवं शहरी जनता का विरोध जो था, इसका क्या था, मुख्य कारण था। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? मतलब कि किसको ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान कहते हैं? किसको कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व स्वास्थ्य संगठन को या विश्व व्यापार संगठन आईएमएफ को या विश्व बैंक या आईएमएफ को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना आप लोग कि हम लोग जो कहते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ को कहते हैं क्या? ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान। अगला है गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख है? विधवा विवाह का उल्लेख है, छुआछूत का उल्लेख है, बाल विवाह का उल्लेख है या जाति प्रथा का उल्लेख है? तो गुलामगिरी में बेटा जाति प्रथा का ही उल्लेख है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेटा सर्वोच्च है? सबसे सर्वोच्च क्या है? संसद है, संविधान है, कार्यपालिका है, तो न्यायपालिका। तो आपको पता होना चाहिए संविधान है। संविधान के 3 भाग हैं बेटा, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उसी के भाग है। अगला प्रश्न है 9वां यहाँ पे, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल, ये हमारा सत्य है। बिल्कुल, जो हमारा भारतीय संविधान है धर्म के आधार पर भेदभाव को क्या करता है? मनाही करता है। अगला, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने का छूट देता है। बिल्कुल, कोई भी लोग अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगला है किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है। बिल्कुल, चाहे आप जिस धार्मिक समुदाय से हो सभी को यहाँ पे बराबरी का मौका देता है। तो गलत क्या है? यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है। बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है? तो लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो स्वतंत्रता के साथ लोगों का जो शासन होता है यह हमारा लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत होता है। मतलब स्वतंत्रता के साथ लोग अपना क्या करें? शासन करें। अगला यहाँ पे है क्या है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने क्या है? पहला है आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ये भी चुनौती है। परिवारवाद, ये भी चुनौती है। धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, ये भी चुनौती है। आप इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 10, महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ आरक्षण नहीं दिया गया है? तो ध्यान देना, महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ आरक्षण नहीं दिया गया है? तो लोकसभा में गलत है, विधानसभा में गलत है, दिल्ली विधानसभा में गलत है, सर राज्यसभा में नहीं दिया गया है। लोकसभा में भी दिया गया है, विधानसभा में भी दिया गया है, दिल्ली विधानसभा में दिया गया है, राज्यसभा में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है बेटा कहाँ पर है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वन संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, कृषि संरक्षण। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था वो पेड़ों से जुड़ा हुआ आंदोलन था, यानी कि वन से संबंधित था, तो वन संरक्षण हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से आधारभूत खनिजों को छांटिए। मतलब आधारभूत खनिज क्या है? सोना है? बिल्कुल भी नहीं है। चांदी है? बिल्कुल भी नहीं है। तांबा है? नहीं सर। लौह अयस्क है। जो लौह अयस्क होता है ये हमारा क्या है? एक आधारभूत आधारभूत खनिजों में आता है। प्रश्न नंबर 13 बेटा क्या बोल रहा है? यहाँ पे ध्यान देना कि निम्नलिखित में से एक संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। कौन सी संस्था बेटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन? बिल्कुल भी नहीं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष? बिल्कुल भी नहीं। विश्व बैंक? बिल्कुल भी नहीं। तो सर विश्व व्यापार संगठन जो होता है यह हमारा एक संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मोटा अनाज कहलाता है? अच्छा, मोटा अनाज में क्या आते हैं? जैसे मक्का, ये भी मोटे अनाज में आता है। रागी, ये भी मोटे अनाज में आता है। बाजरा, ये भी मोटे अनाज में आता है। गेहूं, ये भी क्या आता है बेटा? मोटे अनाज में आते हैं। यानी कि इनमें से दिए गए सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सही ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 बेटा क्या बोल रहा है? भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाती है? यानी कि भारत का कौन सा जो शहर है वो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जानी जाती है? हाँ, केरल को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को, पंजाब को। तो आपको पता होना चाहिए जो बेंगलुरु होती है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण है ये 1886 में पारित हुआ था। 1986 में।
1986 में, तो सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे 17 वाला कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? करेंसी का निर्गमन करना, व्यक्तियों का जमा एकत्रित करना, जनता को ऋण देना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का काम ही होता है करेंसी का आदान प्रदान करना, केवल करेंसी का देता है। ये ना जमा करता है ना निकासी करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये छोटे बैंक करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, अ, तमाम प्रकार बैंक है। ये हमारा केवल करेंसी का निर्गमन करता है। प्रश्न नंबर बेटा 18 है, स्वयं सहायता समूह कौन सा संचालित करता है? जो स्वयं सहायता समूह है बेटा कौन संचालित करता है? सरकार बिल्कुल भी नहीं, पंचायत बिल्कुल भी नहीं, बैंक बिल्कुल भी नहीं। तो सर जितने भी सदस्य होते हैं वही हमारे स्वयं सहायता समूह को संचालित करते हैं। अगला यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ बेटा किसे प्राप्त होता है? केवल विकसित देशों को, केवल अल्प विकसित देशों को, केवल गरीबों देशों को नहीं। तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ होता है वो सभी देशों को होता है, चाहे अल्प विकसित हो, चाहे अर्ध विकसित हो या फिर हो ही ना, सभी को बराबर क्या मिलता है? लाभ प्राप्त होता है। अगला 20 नंबर वाला बेटा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित होता है? तो जो कृषि आधारित है, लोहा और इस्पात, इसमें कृषि होती ही नहीं। ये कृषि होती बिल्कुल भी नहीं होती। उर्वरक उद्योग ये भी कृषि आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग ये भी नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग बेटा कृषि आधारित है। ये उद्योग जो बेटा कृषि आधारित है, यानी कि पहले आप रेशम के कीट तैयार करेंगे, उसके बाद हमारा सूती कपड़े तैयार किए जाते हैं। उसके बाद ये अपना खंड ब है जो कि वर्णात्मक रहेगा। हम आपको बता दें, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से लगभग 80 शब्दों में उत्तर देना रहेगा। वर्णात्मक भाग फर्स्ट और वर्णात्मक भाग सेकंड में आएगा, तो दो में आएगा, एक 80 शब्दों में लिखने के लिए और एक तो 150 शब्दों में लगभग। पहला है, नेपोलियन कौन था? उसकी नागरिक संहिता के किन्हीं दो मुखियों पर प्रकाश डालिए। मान लेते बोर्ड में सर हमें ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हैं, इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ था? अच्छा, 12वीं में जो है ना, इस बार यूपी बोर्ड बदलाव कर रहा है, कह रहा है कि हम अथवा में नहीं देंगे, आपको सब करने के लिए मिलेगा। तो यूपी बोर्ड में बदलाव किया जा रहा है। अगला है, भारत के चुनाव में जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव है? और उदाहरण सहित आपको देना रहेगा। अगर ये नहीं आ रहा तो थोड़ा में आप ये कर सकते हैं, मैं सभी सॉल्व करवाऊंगा। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं? कि दो कठिनाइयों को क्या करना बेटा? उल्लेख करना रहेगा। फिर 3 नंबर वाला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के लाभों का चर्चा कीजिए। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते, बाजार में उपभोक्ता का शोषण क्या होता है, क्यों होता है, और संक्षिप्त में आपको बेटा वर्णन करना रहेगा। तो ये 4-4 नंबर के रहेंगे, मतलब हर एक सवाल बेटा 2-2 नंबर, 4-4 नंबर का रहेगा। चौथा नंबर वाला है, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन कीजिए। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो कृषि आधारित उद्योगों का आपको बेटा वर्णन करना रहेगा। तो ये आपके देखेंगे वर्णात्मक भाग फर्स्ट है। क्या बेटा यहाँ पे देखने हैं, यहाँ पे खंड ब का वर्णात्मक फर्स्ट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो खंड ब वर्णात्मक सेकंड है। वो फर्स्ट था, ये क्या अपना सेकंड है। क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से 150 शब्दों में आंसर देना रहेगा, वो 80 शब्दों में देना है और ये आपके 150 शब्दों में देना रहेगा आंसर, ठीक है ना? क्या है यहाँ पे प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्या है, यह क्यों चलाया गया, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये नहीं आ रहा तो थोड़ा ये कर सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, नमक का इससे क्या महत्व है और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। छठा प्रश्न बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि संघवाद क्या है, भारतीय संघवाद की 4 विशेषताएं क्या है। अथवा में नहीं आता तो ये कर सकते हैं, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन आपको करना रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 मुख्य फसलों की व्याख्या कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा है 3 प्रमुख मुख्य फसलें, तो थोड़ा हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भू संसाधनों का उपयोग, आ, उपयोग के उद्देश्यों को आपको बेटा लिखना रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, भारत में संस्थागत साख के स्रोतों की विवेचना कीजिए। उसके बाद बेटा मानचित्र संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, मतलब मानचित्र से रहेंगे। अच्छा, 2 रहेगा ऐसे मानचित्र से, मतलब कि आपका 12 नंबर का आएगा। किन नंबर का आएगा? 12 नंबर का आएगा। क्या यहाँ पे
वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, वह स्थान जहां सर्वप्रथम संविधान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हाँ, और ये वही है सेम टू सेम बेटा, ये हमारा दृष्टिबाधित के लिए है। क्या है यहाँ पे कि किस स्थान पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, किस स्थान में से सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, किस स्थान पर कांग्रेस ने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, किस जनपद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और किस स्थान पर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वो सेम टू सेम रहता है, कुछ अलग नहीं रहता। फिर मानचित्र संबंधित अगला यहाँ पे क्या है कि कपास उत्पादन करने वाले राज्य को इस चिन्ह के द्वारा आपको लिखना रहेगा। भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस का भंडार हैशटैग के द्वारा दिखाना रहेगा। मरुस्थलीय मृदा में पाए जाने वाली एक प्रदेश को इस चिन्ह द्वारा दिखाइए, और किसी एक भारतीय समुद्री बंदरगाह को इस से दिखाना रहेगा। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इससे आपको दिखाना रहेगा, और दृष्टिबाधित का सेम टू सेम रहने वाला है। तो ये रहा आपका क्लास 10 जो है सामाजिक विज्ञान का बेटा मॉडल पेपर सेट है एसएसटी का। तो आप लोग इसे तैयार कर लेना, और हम लोग इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे अब अगली क्लास में। और आई होप कि ये वीडियो आपको बेटा पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मॉडल पेपर को आप लोग तैयार कर लें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।